हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, कल के वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की चर्चा की थी। तो आइए बच्चे, प्रोनाउन के अगले टाइप की चर्चा करें हम लोग। तो आइए देखते हैं। आइए बच्चे, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की चर्चा करें। तो इसके लिए हम आइए उदाहरण देखते हैं। Who went there? कौन वहाँ गया? यानी यहाँ पर एक वर्ड है जो प्रोनाउन जैसा आया है और ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि वहाँ कौन गया। फिर यहाँ देखिए, What is your name? आपका नाम क्या है? तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये भी प्रश्न कर रहा है। इससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। फिर यहाँ पूछ रहा है विच इज योर बुक? बहुत सारी किताबों में आपकी किताब कौन है? यानी कौन, बहुत सारे किताबों में से कौन किताब आपकी है, इसकी चर्चा के लिए, इसके चुनाव के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, विच इज योर ब्रदर? भरी सभा में कोई पूछता है कि आपका भाई कौन है, यानी उनमें से बहुत सारे लोगों में से चुनता है कि कौन भाई है। तो विच जो है ये भी प्रोनाउन है, पर कैसा प्रोनाउन है? ये प्रश्न करता है, ये क्वेश्चन करता है। तो बच्चे, आप जान गए कि जनरली हु ये किसके लिए आया? मनुष्य के लिए। फिर ये क्या आया? निर्जीव के लिए भी आता है। और जब पेशा बताना होता है, जैसे व्हाट इज योर फादर? आपके पिताजी क्या हैं? या व्हाट इज योर नेम इत्यादि, तो जनरली इसको निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। विच चुनाव के लिए किया जाता है, चाहे वो निर्जीव हो अथवा मनुष्यवाची हो। इसका प्रयोग चुनाव, बहुत सारे चीज़ों में से किसी की चुनाव करनी होती है तो विच का प्रयोग किया जाता है। तो विच निर्जीव और मनुष्यवाची दोनों के लिए करते हैं हम इसका प्रयोग। और हु का प्रयोग मनुष्यवाची के लिए करते हैं और व्हाट का समान रूप से निर्जीव के लिए करते हैं। तो बच्चे, ये जो प्रोनाउन है प्रश्न करने वाला है, तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आपने एग्जाम्पल को देखा होगा और समझ भी गए होंगे कि क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की परिभाषा अब हम जान लें, उससे के द्वारा समझने का प्रयास करें। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो वो कौन कौन है? हु है, व्हाट है और विच है, और भी है। तो अब इनको और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यहाँ उदाहरण है, वह हु इज योर फादर? आपके पिता कौन है? यानी पिता का इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, परिचय कौन है। फिर दूसरा क्या है? व्हाट इज योर फादर? यानी आपके पिताजी क्या है, यानी उनकी पेशा क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हु और व्हाट जो है से प्रोनाउन है और ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चे, आप जान चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रकार से केस से प्रभावित होता है, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी केस से प्रभावित होता है। तो आइए हम इनकी चर्चा करें। तो बच्चे, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की परिभाषा से जान चुके कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और कौन कौन है। तो आइए इन पर केस का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम जान लें। तो देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का केस कारक नॉमिनेटिव में आप देख रहे हैं हु है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? हुम और हु दोनों होता है। हुम तो पुराना समय में चलता था, अभी भी लोग इसका प्रयोग करते हैं भारत में। लेकिन हु जो है ऑब्जेक्टिव केस में अब धड़ल्ले से चल रहा है। इसका पॉजेसिव केस हुज है। वाट ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वाट ही होगा और इसका पॉजेसिव क्या होगा? हुज होगा। विच
विच जो देख रहे हैं इसका नॉमिनेटिव में विच, ऑब्जेक्टिव में भी विचे रूप रहेगा, लेकिन इसका पॉजेसिव में ऑफ विच होता है, जो अब बहुत पुराना हो चला है। अभी इसके जगह पर हुज का ज़्यादा प्रचलन है, तो हुज इसका पॉजेसिव केस है। बच्चे आप देख रहे होंगे, आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि इसका क्या नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनका दोनों नंबरों में प्रयोग किया जाता है। इस रूप का प्रयोग दोनों नंबरों में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि ये इन पर केस का भी प्रभाव पड़ता है। तो एक आध उदाहरण देखते हैं। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। ये भी पोजीशन का बोध करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, करवा रहा है। और हुज इज दैट, वह किसकी है, ये भी अधिकार जता रहा है कि वह किसकी है। तो इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग करना होगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये क्या है, नॉमिनेटिव केस कर्ता के रूप में है, और ये प्रोनाउन है। तो आइए बच्चे हम इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चे आई वांट टू रब, तो बच्चे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन के दूसरे टाइप की चर्चा करें। तो आइए हम इन उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ लिखा है आई मेट राम, ही वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं राम से मिला, वह स्कूल से आ रहा था। यह दो वाक्यों की एक जोड़ा है। श्याम हैड अ बुक, ही बाउट इट एट अ शॉप, श्याम के पास एक किताब थी, वह इसे दुकान में खरीदा। ये भी दो वाक्यों का एक जोड़ा है। द पेन राइट्स वेल, माई फादर गेव इट, कलम अच्छी तरह लिखती है, मेरे पिताजी इसे दिए थे। ये भी दो वाक्यों का जोड़ा है। अब हम चाहते हैं कि इन दो वाक्यों को जोड़ा को जोड़ दें, तो जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जुटा। आई मेट राम हु वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। यहाँ देखने की जरूरत है कि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा, तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला तो क्या हो सकता है, कंजक्शन होता है। ये कंजक्शन का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, हु कर रहा है। यहाँ भी देखिए, श्याम हैड अ बुक विच ही बाउट इट एट अ शॉप, श्याम के पास किताब थी जिसको उसने दुकान में खरीदा था। यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ दिया गया और जोड़ने वाला विच है। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। अब इसको जोड़ करके हम इस तरह से लिखें कि वह कलम जिसको मेरे पिताजी ने दिया अच्छी तरह लिखती है। अब यहाँ जोड़ने वाले कौन कौन हैं, यहाँ देखिए, हु, विच, दैट। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे कहेंगे, क्योंकि ये अपने पीछे वाले नाउन से संबंधित है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संबंध बोधक। अपने पहले आने वाले प्रोनाउन से ये संबंधित है, इसलिए इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ भी देखिए, विच क्या है, अपने पहले आने वाले नाउन बुक से संबंधित है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहां देखिए, द पेन दैट जो है से अपने पहले आने वाले नाउन से संबंधित है। तो पहले आने वाले नाउन को हम पूर्वगामी भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में एंटेसेडेंट भी कहते हैं। तो बच्चे आप जान गए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, तो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंधित होता है, जिसके कारण इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए इसको हम परिभाषा से समझें। तो बच्चे आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, पूर्वगामी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटेसेडेंट। तो आइए हम इनको परिभाषित करें। एंटेसेडेंट किसे कहते हैं, एंटेसेडेंट मीन्स पूर्वगामी होता है द नाउन और प्रोनाउन टू विच
आ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स इज कॉल्ड एंटेसेडेंट। वैसे नाउन और प्रोनाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन उल्लेख करता है वह पूर्वगामी कहलाता है। तो बच्चे अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में जाने। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो द प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन which comes just before it is called relative pronoun। वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन को संबोधित करते हैं, संबंधित होते हैं, संबोधित नहीं संबंधित होते हैं, जो नाउन अथवा प्रोनाउन ठीक इसके पहले आता है, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें हु, विच, डैट, ये मुख्यतः 3 रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे वाट भी है, बट भी है, एज सच भी है, पर मुख्यतः 3 ही है। अब इनको हम उदाहरण से देखते हैं। यहां देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। वह लड़का जो खेल रहा है। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके पहले आने वाले नाउन एंटेसेडेंट है। तो ये क्या कर रहा है? 2 वाक्यों को जोड़ा, यानी तो कंजक्शन का भी काम कर रहा है और यहाँ संबंध भी संबंधित है, इस नाउन से संबंधित है। इसी नाउन के अनुसार इसका नंबर अथवा पर्सन होगा। अब जैसे बॉय सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर हो गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द चेयर्स which are broken are of no use। वैसी कुर्सियां जो टूटी होती हैं, कोई उपयोगिता लायक नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर which रिलेटिव प्रोनाउन है और उनसे पहले आने वाले चेयर्स है पूर्वगामी नाउन, एंटेसेडेंट है। इसी नाउन से संबंधित होने के कारण ये प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इस चेयर के अनुसार ही इसका नंबर हुआ। फिर देखिए, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। यह वही किताब है जिसे मुझे दिया गया था। यह दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह पीछे वाले जो बुक है नाउन है इससे संबंधित है। इसको पूर्वगामी कहते हैं, पहले आने वाले नाउन कहते हैं और इसी के अनुसार मतलब इनका नंबर होता है। देखिए ये सिमिलर है तो यहाँ पर ये डैट के बाद जो वर्ब आने वाला भी है सिंगुलर है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम ये भी जानेंगे कि जिस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर केस का प्रभाव पड़ा था, उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन पर भी केस का प्रभाव पड़ता है। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आई वॉन्ट टू रन। तो बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन को तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। थोड़ा सा इनका ये भी हम जाने कि केस का इन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस में हु होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हुम। पॉजेसिव केस क्या होगा? हुच। अब यहाँ देखिए विच नॉमिनेटिव केस में होता है तो ऑब्जेक्टिव में भी विचे होगा। अब इसका पॉजेसिव क्या होगा? हुज होगा। अब यहाँ देखिए दैट नॉमिनेटिव केस में होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में डैट ही होगा और इसका पॉजेसिव केस पे हुज होगा। बच्चे आप जान गए होंगे कि इनका तीनों केस में रूप क्या है। यहाँ केस देखिए हु का नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्टिव में हुम हो गया और पॉजेसिव में हुज हो गया। इसका तीनों केस में रूप बदल गया। यहाँ विच को देखिए तो नॉमिनेटिव में विच होगा, ऑब्जेक्टिव में विच होगा जो दोनों समान है और पॉजेसिव में हुज होगा। दैट को देखिए दैट नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में भी दैटे हुआ, दोनों समान हुआ, लेकिन पॉजेसिव में हुज हो गया। तो बच्चे आप अच्छी तरह जान गए। इन पर नंबर की चर्चा अगर करना चाहे तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में ये चलते हैं।
आइए इनके बारे में थोड़ा उदाहरण से जान ले। दिस इज द बॉय whom ऑल प्रेज। यह वही लड़का है जिसको सभी प्रशंसा करते हैं। देखिए whom का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आया है और उसके पहले बॉय है। आप जान ही रहे हैं, इसी को संबंधित ये आया ना। तो आप जान रहे हैं कि इन बॉय के अनुसार ही इसका आगे सब है नंबर और क्या होगा, पर्सन होगा। फिर देखिए द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। यहाँ देखिए पॉजेसिव केस की चर्चा की गई। यहाँ वह हाउस जिसकी दीवारें उजली हैं वह मेरी है। तो बच्चे आप समझ गए कि इनका प्रयोग नॉमिनेटिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी और पॉजेसिव में किस तरह से होता है, आप समझ गए होंगे। तो बच्चे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरी बात अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए भी।